इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है जेनेसिस नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हुए, जो नासा के साथ कोलैबोरेट करके कई सारे स्पेस मिशन किया करते थे। इस समय भी जेनेसिस के कंपनी वाले एक इम्पोर्टेंट मिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। दरअसल उन लोगों ने प्लान किया था कि वो अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मार्स की धरती पर भेजेंगे, जहां पर वो सिर्फ विजिट करने नहीं बल्कि वहां हमेशा हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं। इस पूरे मिशन के लिए कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया गया, यानी कि इससे ये पता चल जाएगा कि मार्स की जमीन पर इंसान रह तो सकते हैं, लेकिन कितने समय तक। एक तरीके से वो सभी एस्ट्रोनॉट्स को वापस नहीं आना था, बल्कि मार्स की धरती पर ही अपनी जिंदगी गुजारनी थी। अगर उनका ये सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से हुई तो वो बाकी इंसानों को भी मंगल ग्रह पर भेज देंगे। यही सारे प्लान के अकॉर्डिंग अब वो सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन के लिए निकलने लगते हैं। सभी को अच्छी से ट्रेनिंग दी गई और रिसोर्सेज साथ में भेजे गए, जिससे कि वो आने वाले कई सालों तक मंगल ग्रह की जमीन पर जिंदा रहेंगे। यहाँ पर पूरे 2 महीने बीत चुके थे और वो सारे एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में होते हैं, जो मंगल ग्रह के डायरेक्शन में लगातार बढ़ते जा रहे थे। उन सभी की सैरा नाम की एक लीडर होती है, लेकिन अब कुछ समय बाद ये पता चला कि सैरा तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सारे एस्ट्रोनॉट्स और क्रू मेंबर्स एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि ये उनके मिशन का टाइम था और सैरा ऐसी नाजुक सिचुएशन में है तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगी। जब यहाँ जेनेसिस कंपनी के कमांड सेंटर में सभी को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए, लेकिन वो इस तरीके से अपने मिशन को बीच में नहीं रोक सकते थे, और अगर ये मिशन अनसक्सेसफुल हो गया तो वो बेकार हो जाएगा, जिसके बाद शायद इनकी कंपनी पर कोई इन्वेस्ट भी ना करे। इसीलिए जेनेसिस कंपनी का ओनर इस पूरे मिशन को कंटिन्यू करने का आदेश देता है। अब हमें यहाँ पर कुछ महीनों के बाद वो सारे एस्ट्रोनॉट्स दिखाए गए जो मंगल ग्रह की जमीन पर लैंड हो रहे थे। उन्होंने सक्सेसफुली लैंड तो कर लिया था, लेकिन यहाँ अब सैरा के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा, यानी कि उसके डिलीवरी का समय आ चुका था। इसीलिए वहाँ मौजूद सारे क्रू मेंबर्स सैरा की डिलीवरी कराने के लिए अपने सेंटर में लेकर चले जाते हैं। मंगल ग्रह पर उन लोगों ने अपना बेस बनाकर रखा था, जहाँ पर वो अपनी रिसर्च करेंगे। फिलहाल के लिए वो पूरी फोकस सैरा के ऊपर करते हैं ताकि उसका बच्चा एकदम हेल्थी पैदा हो। लेकिन कैसे भी करके उन सारे एस्ट्रोनॉट्स ने सैरा का एक बच्चा पैदा कर ही दिया था। वो तो एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय होता है, पर अचानक से सैरा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। ये पूरा एनवायरनमेंट जो पृथ्वी से एकदम अलग था, उसके अंदर सैरा इस नाजुक हालत में सह नहीं पाती। उसे तो चक्कर आने लगे थे और अब तड़प तड़प कर वो कुछ ही देर में मर जाती है। सिर्फ सैरा का बच्चा एकदम प्रॉपर तरीके से बच गया था, यानी कि इसके आगे उन एस्ट्रोनॉट्स को ही इस बच्चे को पालना होगा। जब ये सारी बातें जेनेसिस कंपनी के सीनियर्स और ओनर को पता चली, तब वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि उन्हें आखिरकार क्या करना चाहिए। जेनेसिस कंपनी का ओनर सभी को समझाता है कि हमें ये बात पब्लिक में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात उन सभी को पता चल गई कि एक एस्ट्रोनॉट मर चुका है और उनके मिशन के अंदर एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, तो उनका विश्वास हम पर से हट जाएगा और फिर वो हमें फंडिंग भी देना बंद कर देंगे, जिससे कि शायद इस पूरे प्रोजेक्ट को रोकने की नौबत आ जाए। इसीलिए जेनेसिस कंपनी का ओनर सीधा कहता है कि हमें उस बच्चे और उसकी मरी हुई मदर यानी कि सैरा के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, जब तक ये पूरा मिशन खत्म ना हो जाए। ओनर की बात सारे सीनियर मेंबर्स को अच्छी लगती है, इसीलिए उन्होंने इस बात के लिए अप्रूवल दे दी थी। उस बच्चे और मरी हुई सारा नाम की एस्ट्रोनॉट्स के बारे में किसी को नहीं बताया गया। अर्थ पर मौजूद सारी जनता को तो यही लग रहा था कि जो एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर मिशन के लिए गए हैं वो एकदम सही सलामत हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ समय बाद हो सकता है कि वो भी मंगल ग्रह की जमीन पर जाएं। इसी मोमेंट का वो सभी लोग वेट करने लगे थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर पूरे 18 साल बीत जाते हैं। हमें तो अब मंगल ग्रह के बेस के ऊपर दिखाया गया, जहाँ पर सारे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे और उनके बीच में तो सैरा का वही लड़का था जो अब काफी बड़ा हो चुका होता है। उस लड़के का नाम तो एस्ट्रोनॉट्स ने गार्डनर रखा था। गार्डनर तो बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि वो पहले से इन इंटेलिजेंट एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो रहा करता था। साथ ही साथ वो गॉड गिफ्टेड भी होता है, क्योंकि उसकी IQ लेवल बाकी लोगों से बहुत ज्यादा होती है। उसने तो कमांड सेंटर में रहते रहते वहाँ के सिस्टम की जानकारी ले ली और उन्हें एस्ट्रोनॉट्स की तरह चलाना भी सीख गया। इस बात से तो सभी एस्ट्रोनॉट्स एकदम चौंके रहते हैं, क्योंकि गार्डनर ने जिस उम्र में ये सारी चीजें सीख ली हैं, उन्हें ये सीखने के लिए आधी उम्र निकल गई। इसी वजह से गार्डनर को बहुत ज्यादा प्यार मिलता। हालांकि गार्डनर को अपने पेरेंट्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता होता और उसके मन में बहुत सारे सवाल भी पनपते थे, जिससे कि सॉल्यूशन देने वाला वहां पर कोई भी नहीं मौजूद था।
सारे एस्ट्रोनॉट्स ने तो यही डिसाइड किया था कि गार्डनर को उसकी मदर के बारे में कुछ ना पता चले, इसीलिए जब भी गार्डनर कुछ पूछने का ट्राई करता तो वो बात टाल देते। एक दिन गार्डनर जब ट्रेवल कर रहा था तो उसे अपनी मदर सारा का कैबिनेट दिखाई देता है। गार्डनर को तो एस्ट्रोनॉट ने सिर्फ इतना ही बताया था कि उसकी मदर का नाम सारा है। इसी वजह से गार्डनर उस चैम्बर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ पर लॉक होने के कारण वो उसे ओपन नहीं कर पाता। लेकिन इन चीजों का सॉल्यूशन निकालना गार्डनर के लिए बहुत इजी काम था, क्योंकि उसे हैकिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। उसने काफी कम समय के अंदर वो सारे लॉक के कोड निकाले और उसे डिकोड करके ओपन कर लिया। यानी वो एक तरीके से चैम्बर के सिस्टम को हैक कर लेता है। और अब उसे ओपन करने के बाद गार्डनर को उसके अंदर सारा की कई सारी चीजें मिली थी। उसके अंदर कई सारी बुक्स भी होती हैं। गार्डनर को तो एक अंगूठी और उसके अंदर एक पेन ड्राइव मिला था। गार्डनर तो सीधा अपने चैम्बर में आ जाता है, जहाँ पर उसने अंगूठी पहन ली और उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में डाल कर देखा। वो सारी चीजें सिस्टम के अंदर आते ही कई सारी फुटेजेस दिखाई जा रही थी। उन फोटोज में तो गार्डनर की मदर सैरा को दिखाया जाता है, जो बीच के किनारे एक आदमी के साथ मौजूद है। वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे और अब वो घर के अंदर भी आते हैं। गार्डनर ये सोचने लगा कि शायद ये मेरी मदर और मेरे फादर ही हो सकते हैं, पर आखिरकार ये चीजें उसे पहले क्यों नहीं बताई गई, ये गार्डनर को नहीं समझता। फिलहाल के लिए उसने सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखी और किसी से शेयर नहीं किया। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि गार्डनर टिल्सा नाम की एक लड़की से बातें कर रहा था जो पृथ्वी पर मौजूद थी। यानी कि गार्डनर एक ऐसा सिस्टम की मदद से पृथ्वी पर मौजूद कई लोगों से बातें किया करता था। गार्डनर की तो सिर्फ टिल्सा ही बेस्ट फ्रेंड होती है, जो कि एक टॉम बॉय थी और बहुत ही ज्यादा ब्रेव थी। टिल्सा तो गार्डनर से यही कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरी जगह पर घूमूं, यानी कि इस पूरी दुनिया के हर एक कोने में घूमना चाहती हूँ और अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ। तब जाकर गार्डनर थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास वो सारी चीजें करने की परमिशन और आजादी तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। टिल्सा तो अब गार्डनर से पूछने लगी कि आखिर तुम ऐसी कौन सी जगह पर हो जहाँ पर तुम नहीं घूम सकते। तब जाकर गार्डनर उसे अपने बेस स्टेशन के बारे में बताता है, जो कि मार्स की जमीन पर था। हालांकि ये सब सुनने के बाद टिल्सा गार्डनर की बातों पर विश्वास ही नहीं करती। उसे लग रहा था कि गार्डनर मजाक कर रहा है। लेकिन भले ही कुछ भी हो, गार्डनर जब भी टिल्सा से बातें किया करता था वो दोनों खुश हो जाते। यहाँ हमें पता चला कि टिल्सा की मॉम एंड डैड नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट टिल्सा को अलग अलग फैमिली के साथ भेजा करती थी रहने के लिए। टिल्सा कुछ फैमिली के साथ कुछ महीने रहती और फिर चेंज हो जाती। साथ ही साथ हमें ये बात भी पता चली कि गार्डनर को एक छोटी सी बीमारी है। वो तो अपने घर से कभी भी दूर नहीं जा सकता था। वो तो शायद ये चीजें कर ही नहीं पाएगा और इन्हीं चीजों की वजह से गार्डनर को अपनी जिंदगी के ऊपर अफसोस होता था। वो हर दिन सोचता कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह पृथ्वी पर क्यों नहीं पैदा हुआ, पर अब उसे इसी रियलिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब एक दिन गार्डनर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर मंगल ग्रह की उस बेस से बाहर निकल गया था। उसे तो सिर्फ उस जगह से दूर जाना होता है, इसीलिए वो एक रोवर लेकर आगे बढ़ने लगा। गार्डनर बहुत ही स्पीड से चला रहा होता है, इसीलिए थोड़ी देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो वहीं पर गिर जाता है, जिससे कि उसकी ऑक्सीजन पाइप भी टूट गई थी। गार्डनर तो लिटरली मरने की हालत में हो गया था, लेकिन वहाँ पर एक उसकी साथी एस्ट्रोनॉट जिसका नाम कैंड्रा होता है, वो वहाँ पर आकर उसकी जान बचा लेती है। दरअसल कैंड्रा गार्डनर के साथ बहुत टाइम से है और वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। सैंड्रा तो जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम को बुलाकर गार्डनर को बेसमेंट में लेकर चली जाती है। वो तो उससे बार बार पूछ रही थी कि आखिर तुम वहां पर गए क्यों थे। तब जाकर गार्डनर सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं वापस पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ, मैं तो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ और एक नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पर गार्डनर कैंड्रा से पूछ रहा था अपने मदर एंड फादर के बारे में। वो सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हें सारे जवाब पृथ्वी पर मिल जाएंगे। अब इन्हीं सारी चीजों को नोटिस करते हुए कैंड्रा उस कंपनी के ओनर से बात करती है। उसने कहा कि हमें गार्डनर को पृथ्वी पर भेजना ही होगा और उसे पूरा हक है कि वो अपने आगे की जिंदगी अपने ही लोगों के साथ गुजारे। इसीलिए अब कैंड्रा उन्हें बताने लगी कि हमें गार्डनर को पृथ्वी पर भेजना ही होगा, नहीं तो वो यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाएगा। अब यहाँ जेनेसिस कंपनी का ओनर इस बात पर बहुत सोचता है। उसे ये रियलाइजेशन था कि इन सारी चीजों में गार्डनर की कोई गलती नहीं है। भले ही वो मंगल ग्रह पर पैदा हुआ था, लेकिन उसका असली घर तो पृथ्वी ही है। इसीलिए अब उसने गार्डनर को वापस पृथ्वी पर लाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले गार्डनर के सारे टेस्ट किए जाएंगे और उसे पृथ्वी के एनवायरनमेंट में ढलने लायक बनाया जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर ग्रेविटी काफी कम होती है और इतने समय में शायद गार्डनर की बॉडी में कुछ चेंजेस आए होंगे। ये बात सुनने पर कैंड्रा बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि अब गार्डनर को पृथ्वी
पर भेजा जाएगा। गार्डनर तो अब डायरेक्टली टिल्सा को कॉल कर देता है और ये बताता है कि मैं कुछ समय में पृथ्वी पर वापस आने वाला हूँ तुमसे मिलने के लिए। टिल्सा भी इस बात से बहुत खुश हो गई थी। गार्डनर सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और कुछ महीनों की ट्रेवलिंग के बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। टिल्सा उसके बाद सिर्फ इतना कहती है कि तुम जल्द से जल्द आ जाओ, पता नहीं ये लोग कब मुझे दूसरे फैमिली के अंदर ट्रांसफर कर दे। अब यहाँ अगले दिन से ही गार्डनर की कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके हर एक बॉडी टेस्टिंग किए जा रहे थे जिससे कि पृथ्वी पर जाने के बाद उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। उसकी तो हर एक छोटी सी छोटी चीजों पर नजर रखी जाती है। गार्डनर को तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था कि वो जल्द से जल्द टिल्सा से जाकर मिले और वो पृथ्वी की हर एक चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता था। अब यहाँ सारी टेस्टिंग खत्म होने के बाद गार्डनर को स्पेसशिप में डालकर पृथ्वी की तरफ रवाना कर दिया जाता है। यहाँ कई महीनों के सफर के बाद आखिरकार गार्डनर पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच गया था। उसे जल्द से जल्द नासा के हेडक्वार्टर में लैंड किया गया, लेकिन अभी भी एक फाइनल टेस्टिंग बाकी थी जो ये कंफर्म करेगी कि गार्डनर सच में पृथ्वी के एनवायरनमेंट में जाने लायक है भी कि नहीं। लेकिन अब अफसोस की बात ये होती है कि कुछ ऐसे भी टेस्ट थे जिसमें कि गार्डनर के सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे, यानी वो पूरी तरीके से रेडी नहीं है एनवायरनमेंट में जाने के लिए और अब शायद उसे वापस मंगल ग्रह पर भेज दिया जाएगा। जब ये बात गार्डनर को पता चली कि वो लोग उसे वापस मंगल ग्रह पर भेज रहे हैं तो ये चीजें वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए अब गार्डनर ना चाहते हुए भी उस फैसिलिटी से दूर भाग जाता है। सैंड्रा और बाकी एस्ट्रोनॉट्स तो बहुत ही परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें गार्डनर मिल ही नहीं रहा था और मिलेगा भी कैसे क्योंकि वो वहां से छोड़कर भाग चुका है। गार्डनर बहुत ही एक्साइटमेंट में अब अपना सबसे पहला कदम पृथ्वी पर रखता है और उसके चेहरे पर काफी खुशियां दिखाई दे रही थी क्योंकि वो पहली बार पृथ्वी पर आया है। गार्डनर तो उछलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो मंगल ग्रह पर ग्रेविटी कम होने के कारण वो जब भी जंप लगाता तो हवा में उड़ने लगता, लेकिन पृथ्वी पर ग्रेविटी ज्यादा होती है इसीलिए वो जमीन से ऊपर नहीं उठ पा रहा था। गार्डनर तो पृथ्वी की हर एक चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा था और वहाँ के लोगों को देखकर मजे कर रहा था। अब यहाँ गार्डनर चलते चलते एक लंबी सी लाइन में आ जाता है, तभी बारिश आने लगी। सभी लोग बारिश से बचने के लिए शेल्टर में आ जाते हैं, लेकिन गार्डनर तो उस बारिश में बड़े मजे से भीग रहा था क्योंकि ये उसकी पृथ्वी पर आने के बाद पहली बारिश थी जो वो एक्सपीरियंस कर रहा था। सभी लोग गार्डनर को पागल समझ रहे थे जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन किसी को क्या पता कि गार्डनर तो मास रिटर्न है। अब यहाँ गार्डनर सीधा एक बस पकड़ता है और टिल्सा नाम की अपने उस फ्रेंड के स्कूल की तरफ जाने लगता है। सैंड्रा और कंपनी की ओनर को ये बात पहले से ही पता थी कि गार्डनर अपनी फ्रेंड टिल्सा से ही मिलने जाएगा, इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि वो जल्द से जल्द स्कूल में सबसे पहले पहुंचकर उसे पकड़ ले। गार्डनर तो पहली बार स्कूल के अंदर एंटर कर रहा था जहाँ पर वो अपनी उम्र के बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। अब लगातार ट्रेवल करते हुए उसने आखिरकार टिल्सा को ढूंढ ही लिया था। टिल्सा के सामने वो उसे जाकर शॉक कर देता है, लेकिन टिल्सा तो उसे थोड़ी देर देखती रही और फिर बाद में स्लैप कर देती है। गार्डनर को बिल्कुल नहीं समझता कि आखिरकार टिल्सा ने ये क्यों किया। तब जाकर टिल्सा बताती है कि तुम जब ट्रेवल कर रहे थे तो तुमने मेरे टेक्स्ट और ईमेल्स का रिप्लाई क्यों नहीं किया, इतने महीनों से तुम्हारा नामो निशान नहीं है। लेकिन गार्डनर उसे समझाता है कि मैं ऐसे ट्रेवलिंग पे था जहाँ पर कनेक्शन नहीं मिलते और इसी वजह से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। गार्डनर तो अब बड़े प्यार से टिल्सा को समझाने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं ट्रेवलिंग के टाइम सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए टिल्सा की क्लास की बेल बज जाती है, इसीलिए वो क्लास के अंदर चली गई थी। वो एक केमिस्ट्री की क्लास होती है जहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए थे और एक टीचर उन्हें पढ़ा रही थी। लेकिन अब टिल्सा के पीछे पीछे गार्डनर भी आ जाता है। उस केमिस्ट्री टीचर ने समझा कि गार्डनर एक न्यू स्टूडेंट है, इसीलिए वो उसे पीछे जाकर बैठने के लिए कह देती है। गार्डनर तो फिलहाल के लिए आराम से जाकर बैठ गया। यहाँ पर अब वो केमिस्ट्री टीचर बहुत सारे क्वेश्चंस करती है जिसे कि स्टूडेंट्स को आंसर देना था। उसने कुछ ऐसे कंपाउंड्स और साइंटिफिक रीजंस के बारे में पूछा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका सही जवाब नहीं दे पाते। तब जाकर गार्डनर इन सारे सवालों का एकदम करेक्ट जवाब दे रहा था क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होता है और वो स्टार्टिंग से ही एस्ट्रोनॉट्स के बीच में पला बड़ा था, तो ये क्वेश्चंस तो उसके लिए कुछ भी नहीं होते। वो टीचर भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि गार्डनर ने सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दिए थे बल्कि उस कॉन्सेप्ट की कमियां बताई थी कि उसके अंदर क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। सभी लोग गार्डनर के लिए तालियां बजाने लगे और कहीं न कहीं टिल्सा गार्डनर से इम्प्रेस होने लगी थी। जब क्लास खत्म होती है तो गार्डनर और टिल्सा एक दूसरे से बातें कर रहे थे। गार्डनर तो अब टिल्सा को बताता है कि मैं मंगल ग्रह से ट्रेवल करके आया हूँ, लेकिन टिल्सा पता नहीं क्यों उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करती। उसे अभी भी लग रहा था कि गार्डनर मजाक कर रहा है।
लेकिन गार्डनर अब उसे अपनी मदर और फादर का फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं अपने फादर को ढूंढना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरी मदर मर गई, इसीलिए अब पृथ्वी पर सिर्फ मेरे फादर ही मौजूद हैं। और यहाँ पर तो गार्डनर टिल्सा को ही जानता था, इसीलिए अब वो टिल्सा से मदद मांगता है। टिल्सा तो गार्डनर की कंडीशन देखकर ये समझ गई थी, इसीलिए वो कहती है कि हम तुम्हारे फादर को जरूर ढूंढ कर रहेंगे। इसी वजह से अब टिल्सा गार्डनर को लेकर अपने घर पर चली गई थी। वहाँ से वो कुछ पैसे लेती है ताकि सफर में उनके काम आ सके। पर जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलने गए तो वहाँ पर जेनेसिस कंपनी का ओनर और सैंड्रा आ जाती है, जो गार्डनर को कह रहे थे कि तुम हमारे साथ चलो। लेकिन गार्डनर इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देता है और ये बताता है कि मैं अपने फादर को ढूंढ कर रहूंगा। सैंड्रा बार बार यही कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी अगर तुम इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहोगे तो। पर गार्डनर कहाँ उसकी एक भी बात मानने वाला था। वो तो अब उनसे दूर भागने लगता है ताकि सैंड्रा और वो सारे लोग उसे पकड़ ना सके। जेनेसिस कंपनी का ओनर भी अब गाड़ी लेकर आ चुका था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि टिल्सा पीछे से एक प्लेन लेकर आ गई है जो उसके बैकयार्ड में तब से पड़ा हुआ था। टिल्सा जल्द से जल्द आगे निकलती है और गार्डनर को अपने प्लेन के अंदर बिठा लेती है, जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही हवा में उड़ चुके थे। यानी सैंड्रा और जेनेसिस कंपनी का ओनर उन्हें नहीं पकड़ सकते। हालांकि टिल्सा ने सबसे बेस्ट काम किया होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि प्लेन के अंदर उतने पेट्रोल है ही नहीं। इसी वजह से वो प्लेन के ऊपर से कंट्रोल भी खो देती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी प्लेन नीचे की तरफ आने लगी। लेकिन अब वो प्लेन क्रैश लैंड होने जा रही थी। ये अच्छी बात होती है कि क्रैश होने से पहले वो दोनों प्लेन से कूद गए थे। प्लेन एक फार्म हाउस से टकरा जाती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसी धमाके को फॉलो करते हुए भी सैंड्रा और बाकी टीम मेंबर्स वहां पर आ चुके थे। उन्हें लगा कि इस धमाके में कहीं वो दोनों मर तो नहीं गए, लेकिन कंफर्मेशन मिल जाती है कि वो दोनों समय से पहले कूद गए थे और अब वो दोनों यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। टिल्सा तो अब अपने आगे के सफर के लिए एक कार रेंट पर ले लेती है, लेकिन गार्डनर ने भी पहली बार अपनी जिंदगी में कोई कार देखी थी, जिससे कि वो काफी चौंक जाता है और अंदर बैठकर अजीब तरीके से बिहेव करता है। सामने की तरफ से एक हॉर्स भी आ रहा था, जिसे कि वो काफी एक्साइटिंग वे में देखता है। अब तो यहाँ कहीं ना कहीं टिल्सा को भी शक होने लगा था कि ये इतना अजीब बिहेव कर रहा है जैसे कि इसने पृथ्वी पर मौजूद इन चीजों को देखा ही ना हो। वो दोनों तो अब लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन टिल्सा थोड़ा सा कंफ्यूज थी क्योंकि गार्डनर को सिर्फ अपने फादर की एक फोटो ही पता होती है, ना तो उसका नाम और ना ही कोई एड्रेस था। लेकिन गार्डनर ने अपनी मदर की दी हुई एक अंगूठी भी दिखाई, जिसके बारे में इंटरनेट पर चेक करने के बाद टिल्सा को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। दरअसल ये एक वेडिंग रिंग होती है, जिसे कि एक फेमस कारीगर ने बनाया था। इसीलिए अब उसके बारे में पता करने के लिए वो दोनों उसी शॉप की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से ये रिंग बनवाई गई थी। वो शॉप तो शहर में होती है, इसीलिए वो कार में बैठकर सीधा शहर की तरफ चले गए थे। यहाँ फैसिलिटी के अंदर कैंड्रा को उसकी एक डॉक्टर कॉल करती है, जो ये बता रही थी कि तुम्हें जल्द से जल्द गार्डनर को पकड़कर लाना पड़ेगा, क्योंकि गार्डनर का हार्ट इस एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और अगर वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट में और ज्यादा रहेगा तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता था, जिससे कि गार्डनर को बचाया नहीं जा सकता। ये बातें पता चलने के बाद जेनेसिस कंपनी का ओनर और सैंड्रा तुरंत ही निकल पड़ते हैं गार्डनर को ढूंढने के लिए। यहाँ तो गार्डनर तो टिल्सा के साथ कई सारी शॉपिंग करता है और रात गुजारने के सामान भी लेता है। वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे और अब वो दोनों निकल पड़े होते हैं उस आदमी के पास जिसने गार्डनर की मदर की वेडिंग रिंग बनाई थी। हालांकि अब थोड़े समय बाद इस जर्नी के अंदर वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं और तो और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। थोड़े समय के अंदर अब ट्रेवलिंग के बाद वो उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। गार्डनर ने अपनी मदर की वेडिंग रिंग उसे दिखाई, तब जाकर वो थोड़ी देर में समझ जाता है। वो आदमी उससे रिलेटेड एक जनरेटेड बिल को उन्हें दे देता है, जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था। गार्डनर और टिल्सा इस बात से खुश हो जाते हैं कि शायद यही तुम्हारे फादर का एड्रेस है। इसी वजह से वो दोनों निकल पड़े थे एड्रेस की तरफ जाने के लिए। वो दोनों ट्रेवल करते हुए एक मेन सिटी में आ जाते हैं, पर अचानक गार्डनर के नाक से खून निकलने लगा था और वो बहुत ही कमजोर होकर वहीं बेहोश हो जाता है। टिल्सा तो जल्द से जल्द गार्डनर को बचाने के लिए उसे एक नॉर्मल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देती है। डॉक्टर जब अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन और उसकी चेकअप कर रहे थे तो थोड़े समय बाद जब उसकी बॉडी रिपोर्ट आई तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि डॉक्टर्स ने पाया कि गार्डनर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एकदम अलग है। उसका हार्ट नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसका हड्डियों का साइज भी इंक्रीज्ड होता है। टिल्सा को जब ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो एकदम शॉक रह गई और वो सोचने लगी कि शायद जो भी चीजें गार्डनर उसे बता रहा था वो सब
सच है, यानी कि गार्डनर मंगल ग्रह पर रहता था और वो वहाँ से पृथ्वी पर आया है। साथ ही साथ टिल्सा ये भी समझ जाती है कि गार्डनर पृथ्वी के एनवायरनमेंट में नहीं जिंदा रह सकता, उसकी तो तबीयत खराब ही होती चली जाती है और अगर वो यहाँ से नहीं गया तो गार्डनर की जान भी चली जाएगी। गार्डनर जब थोड़े समय बाद होश में आता है तो वो टिल्सा से कहने लगा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि जेनेसिस कंपनी के सभी लोग यहाँ पकड़ने के लिए मुझे आते होंगे। पर टिल्सा कह रही थी कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। गार्डनर का एक ही जवाब था कि इनमें से कोई भी मेरा इलाज नहीं कर सकता। इसी वजह से अब इतना रिक्वेस्ट करने के कारण टिल्सा गार्डनर को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय के बाद वहाँ पर जेनेसिस कंपनी का ओनर और सैंड्रा के लोग आ जाते हैं, जिन्हें की प्राइवेट हॉस्पिटल से पता चला था कि गार्डनर और टिल्सा यहाँ पर आए थे, लेकिन वो दोनों यहाँ से कुछ समय पहले ही चले गए। इसीलिए अब उन दोनों की तलाश वापस से शुरू कर दी जाती है। गार्डनर और टिल्सा तो अब उसी एड्रेस की तरफ बढ़ने लगे थे जो उस रिंग के रिसीप्ट पे लिखा होता है। कई घंटों के ट्रेवलिंग के बाद आखिरकार वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां का एड्रेस था। गार्डनर उस लोकेशन को देखकर तुरंत ही समझ गया क्योंकि उसने जो फोटोज देखी थी वो इसी जगह की होती हैं। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था अपने फादर से मिलने के लिए। घर के अंदर जाने के बाद वहां पर एक आदमी बैठा होता है जो और कोई नहीं बल्कि फोटो में मौजूद उसकी मदर के साथ खड़ा हुआ उसका फादर था। गार्डनर और टिल्सा उस आदमी के पास जाकर सारी बातें बताते हैं। उसने तो फोटो भी दिखाकर ये कह दिया था कि मैं सैरा का बेटा हूँ जो मुझे जन्म देते समय अंतरिक्ष में ही मारी गई। पर वो आदमी अजीब तरीके का बिहेव करके ये कहता है कि सैरा की तो मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, तुम ये चीजें झूठ बोल रहे हो। लेकिन गार्डनर कहता है कि ऐसा नहीं है, ये सच्चाई थी और तुम मेरी मदर के साथ इन फोटोज में मौजूद हो, यानी कि तुम मेरे फादर हुए। पर वो आदमी इस बात से इनकार करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो तो अब जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करने लगा, लेकिन टिल्सा ऐसा करने से उसे रोकती है। वो तो चिल्लाकर बताने लगी कि गार्डनर तुमसे मिलने के लिए मंगल ग्रह से यहाँ पर आया है और तुम उसे इस तरीके से वापस भेज दोगे। तब जाकर वो आदमी एक सच्चाई बताता है कि फोटो में मौजूद वो लेडी मेरी बहन है, यानी कि गार्डनर जिसे अपना फादर समझ रहा था वो उसके अंकल होते हैं। टिल्सा ने नोटिस किया कि गार्डनर वहाँ से भाग चुका है और नदी के अंदर की तरफ जा रहा है। टिल्सा जल्द से जल्द गार्डनर को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन गार्डनर तो अब मरना चाहता था। गार्डनर कहता है कि मैं इतनी दूर से अपने फादर से मिलने आया था, लेकिन अब पता चलता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भले ही मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मेरा जन्म कहाँ पर हो, लेकिन मैं ये तो डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं मरूंगा कहाँ। गार्डनर टिल्सा को धक्का देकर खुद पानी में कूद जाता है, लेकिन यहाँ सही समय पर कैंड्रा और जेनेसिस कंपनी के कई सारे लोग आ चुके थे, जिन्होंने गार्डनर को पकड़ा और किनारे पर लेकर आ गए। जेनेसिस कंपनी का ओनर बहुत ही डर जाता है और गार्डनर को कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गार्डनर सिंपली ओनर से इतना पूछ रहा था कि उसकी मदर कैसी थी। तब जाकर जेनेसिस कंपनी का ओनर कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ब्रेव थी। इन सारी चीजों से गार्डनर को पता चल गया कि उसके फादर और कोई नहीं बल्कि जेनेसिस कंपनी के ओनर हैं। ये सारी चीजें वो ओनर एक्सेप्ट करता है और बताता है कि तुम मेरे बेटे हो। भले ही जेनेसिस कंपनी के ओनर और सारा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। वो जेनेसिस कंपनी का ओनर इस एनवायरनमेंट में अपने बेटे को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए जल्द से जल्द एक रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है और गार्डनर को पृथ्वी के एनवायरनमेंट से दूर लेकर जाया जाता है। जेनेसिस कंपनी के ओनर ने वहाँ पर एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट बुला लिया, जिसके अंदर वो गार्डनर को बिठाकर ऊपर की तरफ लेकर जाने लगता है। बात ये थी कि गार्डनर पृथ्वी के एनवायरनमेंट में रह नहीं पा रहा था और यहाँ थोड़ी देर और हो जाएगी तो गार्डनर मर जाएगा, इसीलिए उसे पृथ्वी के एनवायरनमेंट से दूर लेकर जाना होगा। जेनेसिस कंपनी का ओनर अपने बेटे को तुरंत ही लेकर आसमान की तरफ बढ़ चलता है, लेकिन अभी भी वो एनवायरनमेंट के अंदर थे, इसीलिए अब ओनर खुद पायलट की मदद करने चला गया और उसे ऊपर की तरफ लिया, जिससे कि वो स्पेसक्राफ्ट बहुत ही तेजी से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को पार कर जाता है और अब वो सब सही सलामत अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे। गार्डनर की तबीयत भी नॉर्मल होने लग जाती है, यानी कि अब वो इस एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकता है। अब गार्डनर को वहाँ के स्पेस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहाँ से एक स्पेसशिप वापस से कई सारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ मंगल ग्रह पर जाने वाली है। गार्डनर की अच्छी तरीके से टेस्टिंग करने के बाद उसे वापस मंगल ग्रह पर भेजने का डिसीजन ले लिया गया था। टिल्सा भी गार्डनर से आखिरी बार मिलने के लिए आती है, क्योंकि अब शायद गार्डनर पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। उसकी अब स्पेसशिप निकल पड़ती है मंगल ग्रह की जमीन पर वापस जाने के लिए। टिल्सा तो बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ गई थी और अब उन दोनों की बातें वीडियो कॉल पर ही हुआ करती। कुछ समय बाद सैंड्रा टिल्सा के पास आती है और उसे बताती है कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ, तो तुम मेरे साथ आकर क्यों नहीं रहती। यानी कि एक तरीके से सैंड्रा ने टिल्सा को अडॉप्ट कर लिया है और वो तो टिल्सा को एक स्पेस प्रोग्राम में भी ज्वाइन कराती है, जो कि ट्रेनिंग लेने
लेने के बाद फ्यूचर में मंगल ग्रह पर जा सके और गार्डनर से मिल सके। टिल्सा ने तो वो ट्रेनिंग अगले दिन से ही स्टार्ट कर दी थी। वहीं हम मंगल ग्रह की जमीन पर देखते हैं जहाँ पर गार्डनर अपने फादर यानी कि जेनेसिस कंपनी की ओनर के साथ था। उसे अपने फादर आखिरकार मिल ही गए थे, जिससे कि वो हर एक मोमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करता। और अब गार्डनर को यहाँ पर अपने सारे सवालों के जवाब अच्छी तरीके से मिल चुके होते हैं। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई।